हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन क्या क्या होते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, और वो कौन कौन सी वैल्यू अज्यूम करते हैं जब वो अलग अलग क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल अज्यूम करते हैं जो कैसा होता है, यूनिट सर्किल होता है। यूनिट सर्किल होने का क्या मतलब होता है, जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जब इसकी रेडियस 1 है और इसका सेंटर मैं मान लेती हूँ कि ओरिजिन पर लाई करता है, तो ये पॉइंट होता है हमारे पास 0 0, और ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, जिसकी रेडियस क्या है 1 है, 1 एंड y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर x तो 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसी तरीके से इस पॉइंट पर x तो -1 होगा, y क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर x तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और y हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर एक लाइन है, ये क्या बनेगी, इस सर्किल की रेडियस ही बनेगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं P नाम दे देती हूँ, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट A, B हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो सेंटर से A डिस्टेंस पर होगा, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से B डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। इसको मैं O मान लेती हूँ, इस पॉइंट को A नाम दे देती हूँ, इसको B, इसको C और इसको D नाम दे देती हूँ। अब मैं मान लेती हूँ कि ये एंगल कितना है, X एंगल है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि a² प्लस b² किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके स्क्वायर का इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 1 है, बेस क्या है, a है, और परपेंडिकुलर b है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, a को तो मैं cos x मान लेती हूँ और b को क्या मान लेती हूँ, sin x मान लेती हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि cos x क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल होता है। ये हम पहले की वीडियोज में भी पढ़ चुके हैं कि cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस तो हमारे पास a है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 1 है, इसलिए मैं cos x को क्या लिख सकती हूँ, a लिख सकती हूँ। और sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, b है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिर से क्या है, 1 है, इसलिए मैं b को sin x लिख सकती हूँ। और यहाँ पर अगर रिप्लेस करती हूँ तो क्या बनेगा, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। और ये एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि आइडेंटिटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू मैं पुट करूँ, इसके लिए क्या होगा, cos² x प्लस sin² x हमेशा 1 के इक्वल रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगी। और जिस भी इक्वेशन में x की किसी भी वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, आइडेंटिटी नाम दे देते हैं। इसलिए ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसलिए क्या बन जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है। अब बात आती है कि जैसे कि हमारे पास पूरा का पूरा एंगल हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक सर्किल इसके सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 2 पाई एंगल बनाता है। इसको मैं रेडियन में ऐसा लिख सकती हूँ। अब अगर ये 2 पाई है पूरा का पूरा एंगल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल AOD।
एंगल AOD बन जाएगा हमारे पास π/2, क्योंकि अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे 4 पार्ट बन जाएंगे जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा BOD, वो बन जाएगा पाई। इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, यहाँ पर जो एंगल बनता है DOC, वो क्या बन जाता है, ये वाला एंगल 3π/2, और ये पूरा एंगल तो क्या बनेगा, 2π बनेगा। जो एंगल π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होने का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है जो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो जो π/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। और जब एंगल हमारे पास π/2 होगा तो ये लाइन यहाँ ना हो करके कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आते ही ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,1 बन जाएगा। A, B किसके इक्वल हो जाएगा, 0,1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन A तो हमारे पास क्या था, cos x था, और x हमारे पास हमने क्या लिया, cos π/2। तो इसका मतलब cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और इसी तरीके से अगर मैं sin π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, sin π/2 किसके इक्वल होगा, हमारे पास b के इक्वल होगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, इसलिए sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हो जाए अगर ये एंगल, तो तब क्या होगा। तो जो हमारे पास a, b किस में बदल जाएंगे, अब 0,-1 में बदल जाएंगे। तो इसका मतलब sin 3π/2 किसके इक्वल होगा, -1 के, और cos 3π/2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर पाई बनेगा। तो इसका मतलब cos पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से इस सर्किल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, साइन की हर एंगल के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं मान लेती हूँ कि मैं यहाँ से चली और यहाँ पर वापिस पहुँच गई हूँ, और एक्स एंगल तो मैं पहले ही चल चुकी थी। पूरा रोटेशन करने के बाद क्या हुआ, 2π + x इतना एंगल बन जाता है। फिर से मैं क्या करना चाहती हूँ, cos 2π + x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा, 2π + x बन जाएगा। तो इसका मतलब cos 2π + x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। लेकिन a तो किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। तो इसका मतलब cos 2π + x किसके इक्वल होगा, cos x के इक्वल होगा। और इसी तरीके से sin 2π + x भी किसके इक्वल होगा, sin x के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जब भी मैं यहाँ से चलती हूँ और कंप्लीट रोटेशन करके वापस यहाँ पर आ जाती हूँ, अब मैं चाहे 6, 7 कितने भी रोटेशन करूँ, फिर से यहीं पर आ जाऊँगी। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π + x, ऐसा करने पर जो cos x की और sin x की वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे मैं कितने भी रोटेशन करूं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी, पर इंटीजर रहेगी। तो इस तरीके से मैं इस सर्किल के हेल्प से किसी भी एंगल के लिए cos x और sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और हमें पता है कि cos x किसके इक्वल होता है, वो तो 1/sec x के इक्वल होता है, और sin x किसके इक्वल होता है, 1/cosecant x के इक्वल होता है। और इसी तरीके से टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, sin x/cos x के इक्वल होता है। तो मतलब अगर हमें sin x की और cos x की वैल्यू पता चल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, cos x, secant x, cosecant x, टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें ये सर्किल ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि cos x और sin x जब अलग अलग क्वाड्रेंट में होते हैं तो उनके साइन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फिर से मैं क्या करूँगी, फिर से मैं यूनिट सर्कल मान लेती हूँ। फिर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी और जिसके कोऑर्डिनेट मैं ए बी मान लेती हूँ, और इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। फिर से ये क्या होगा, 1,0 होगा। ये क्या होगा हमारे पास, 0,1, ये होगा -1,0, और ये होगा हमारे पास 0,-1। तो अब अगर
मैं ये एंगल यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो क्या बन जाता, -x बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है एंगल तो क्या बनता है, पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि cos x तो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और जब मैं एंगल क्या कर देती हूँ, -x कर देती हूँ, मतलब इस तरफ आता है वो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर x तो पॉजिटिव रहेगा इस क्वाड्रेंट में, लेकिन b कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से cos ऑफ -x किसके इक्वल रहेगा, a के इक्वल रहेगा, और a पहले भी a था अब भी a है, तो यहाँ से क्या बनेगा, cos ऑफ -x किसके इक्वल हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं साइन की बात करती हूँ, साइन ऑफ x किसके इक्वल था, b के इक्वल था। यहाँ से अगर मैं साइन ऑफ -x फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो किसके इक्वल होगा, -b के इक्वल होगा, तो यहाँ से -b आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि साइन ऑफ -x किसके इक्वल होता है, -sin x के इक्वल होता है। और इसी तरीके से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, उसमें क्या होगा, a भी पॉजिटिव रहेगा, b भी पॉजिटिव रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, a तो नेगेटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव रहेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में a हमारे पास नेगेटिव होगा और b भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में a तो हमारे पास पॉजिटिव होगा और b कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी बात पर डिपेंड करते हुए cos x की और sin x की वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग होगी, क्योंकि a किसके इक्वल है, cos x के, और b किसके इक्वल है, sin x के। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर a पॉजिटिव वहाँ पर cos x भी पॉजिटिव, जहाँ जहाँ पर वो नेगेटिव इसका मतलब cos x भी नेगेटिव। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में cos x की और sin x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या फिर नेगेटिव रहेगी। और पीछे हमने पढ़ा था कि sin x कोसिकेंट x से रिलेटेड है और cos x सिकेंट x से रिलेटेड है और टेंजेंट x इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब जब हम इनका साइन बता पा रहे हैं तो इसका मतलब इन सब का साइन भी बता सकते हैं इस सर्कल की हेल्प से कि अलग अलग क्वाड्रेंट में उनका साइन क्या होगा। तो और यहाँ से एक और बात पता चलती है कि a और b की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो इसका मतलब जो sin x और cos x की वैल्यू है हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या होती हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, और कौन कौन से साइन अज्यूम करते हैं जब अलग अलग क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।